अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो एनटीडीसी का जो टेस्ट हुआ है 26 मई 2024 को, उसका टेक्निकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेस्ट था ये कंसेप्चुअल बेस था। बेसिकली एनटीएस जो है वो तीन तरह के टेस्ट में हर टेस्ट में तीन तरह की चीज़ें पॉसिबल होती हैं। या वो स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट होता है, या वो हांडा बी एल थराजा को फॉलो करता है, बुक्स को फॉलो करता है, या तीसरा होता है कंसेप्चुअल। तो ये थर्ड टाइप का टेस्ट था जिसमें ये मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज़ थे वो कंसेप्चुअल थे। जस्ट उसने थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया था, तो इस वजह से तो इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो टेस्ट आपका आने वाला है फेस्को का, तो उसमें भी ये पॉसिबल है कि वो कंसेप्चुअल टेस्ट बनाए, या वो हांडा को फॉलो करे, या बी एल थराजा बुक को फॉलो करे, या स्मार्ट सीरीज़ को फॉलो करे। तो कुछ आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते एनटीएस की। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट अपने बेहतर बनाने के लिए हांडा, बी एल थराजा, वी के मेहता, ये तीन बुक्स हैं, इनके एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने होंगे। इनको बाय कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा। हर टॉपिक को ज़रा डीपली आपने जो है वो स्टडी करना पड़ेगा आपको। तो फिर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं आप वो रिकॉल हो जाएंगे, तो आप जो है वो चीज़ों को टेस्ट में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। बजाय इसके कि आप ऐसा करेंगे किसी जो जिस वेबसाइट से ये टेस्ट सैन फाउंड्री से कॉपी पेस्ट है, या एक और इंस्ट्रूमेंट्स की वेबसाइट है वहाँ से कॉपी पेस्ट है, तो अगर आप इन वेबसाइट पे जाएंगे तो कल को कोई और वेबसाइट अगर उसने जो है वो फॉलो कर ली, तो फिर आप वहीं पे खड़े होंगे जहाँ पे आज खड़े हैं। तो बेहतर है कि आप हांडा, बी एल थराजा, वी के मेहता पे जाएँ, वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट अपने बेहतर करें, एमसीक्यूज़ सॉल्व करें, ताकि जब आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी सॉल्व करके, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी आसान लगेंगी। चलें इसके जो है वो एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 20 है, द डायग्राम शोज़ अ सीरीज़ पैरेलल कैपेसिटर नेटवर्क, द कंबाइंड कैपेसिटेंस इज़। तो आपको पता है कि जब भी कैपेसिटर पैरेलल में ऐड लगे होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं सिंपल। जैसे यहाँ पे है एक 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और एक 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, ये दोनों पैरेलल में हैं तो सिंपल ऐड हो जाएंगे, तो ये 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बन जाएगा। तो ये अगर इसको हम C4 का नाम दे दें और C1 हमारा 12 माइक्रोफैरड है, ये भी 12 माइक्रोफैरड है, तो जब सीरीज़ में होते हैं तो इनको रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 12, दोनों 12 हैं तो सिंपली 12 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 6 माइक्रोफैरड आपका आंसर बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं वो सिंपल ऐड हो जाते हैं, और जब दोनों सीरीज़ में होते हैं तो उनको हम जो है वो पैरेलल वाले फार्मूले से ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 21 है, द डायग्राम शोज अ क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल सिस्टम वेयर ब्लॉक्स ए इज़। यहाँ पे ब्लॉक ए है, तो उसने बोला कि ब्लॉक ए में क्या होगा। तो बेसिकली ब्लॉक ए में एक फीडबैक आ रही है। तो आप अब ऑप्शन में देखते हैं कि फीडबैक हमेशा क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंस हो रहा होता है। फीडबैक के हम ये देखते हैं कि अगर हमारी इनपुट चेंज हो रही है तो आउटपुट ज़्यादा चेंज ना हो, वो एक ख़ास लूप में रहे। तो यहाँ पे ऑसिलेटर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑसिलेटर का काम है फ्रीक्वेंसी जनरेशन करना। डीसी जनरेटर भी नहीं लगा सकते, ये एज एम्पलीफायर काम करता है, तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। डीसी पावर एम्पलीफायर भी नहीं यूज़ करते, क्योंकि जब जहाँ पे फीडबैक आ रही होती है तो वहाँ पे हम एम्पलीफायर यूज़ नहीं करते, एम्पलीफायर दरमियान में यूज़ होता है। तो डी ऑप्शन में डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जी बिल्कुल ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक आ रही है इनपुट की तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस हो रहा है कि जो हमारी प्रीसेट वैल्यू है और वहाँ पे हम जो है फीडबैक दे रहे हैं, तो यहाँ से हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमेशा डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा। देन एमसीक्यू नंबर 2 है, अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज़ फॉलोइंग फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है 1000 S+8 ओवर S+7 S+9। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि जब भी आपने कोई आपके पास आपको फंक्शन गिवन हो और आपको सिस्टम की टाइप आपने जो है वो फाइंड करनी हो, तो यहाँ पे नीचे एस देखने हैं आपने, सिंपल एस। यहाँ पे जैसे नीचे एस कोई भी नहीं है, तो एस कैसे हो सकता है? अगर वो यहाँ पे क्या करता, S² + 7S कर देता, तो यहाँ पे हम क्या क्या आ जाता, एक एस आ जाता। और अगर वो क्या करता कि यहाँ पे भी
एस स्क्वेयर प्लस 7s एस स्क्वेयर प्लस 9s कर देता तो यहाँ पे 2s बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब सिस्टम की टाइप कैसे चेंज होती है, जितने नीचे s होते हैं उतनी सिस्टम की टाइप होती है। जैसे यहाँ पे कोई s नहीं है तो ये सिस्टम का टाइप 0 है। अगर यहाँ पे एक s होता नीचे सिर्फ s तो सिस्टम की टाइप 1 होती। अगर नीचे s स्क्वेयर होता तो सिस्टम की टाइप 2 होती। और अगर नीचे s जो है वो की पावर n होता तो सिस्टम की टाइप n होती। तो ये आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि जितने डिनोमिनेटर में s होंगे उतनी सिस्टम की टाइप होगी। MCQ नंबर 23 है द राउथ टेबल फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन फॉलोइंग। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है राउथ टेबल का, तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है। अब जो है वो आपको पता है कि जब हम राउथ टेबल देखते हैं तो हमें जो है वो दो चीज़ें पता चलती हैं कि हम उसका पहला कॉलम देखना होता है। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर पहले कॉलम में 0 आ जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। एक कंडीशन राउथ टेबल की होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर पहले कॉलम में साइन चेंज आ गया तब भी सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 0 तो नहीं आ रहा लेकिन अलबत्ता साइन चेंज आ रहा है। अब दूसरी इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जितने साइन चेंज होंगे उतने पोल आपके राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे। अब यहाँ पे क्या है रहा है, 3 से 5 में कोई साइन चेंज नहीं है, 5 से 4.2 में कोई साइन चेंज नहीं है, 4.2 से 1.33 में कोई साइन चेंज नहीं है, 1.33 से -1.7 में एक साइन चेंज हो गया। अब -1.7 से 1 में जाएंगे तो दूसरा साइन चेंज हो गया। तो एक तो साइन चेंज हो गया तो इसका मतलब है ये सिस्टम अनस्टेबल है, ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। अब साइन चेंजेस में 2 हैं तो इसका मतलब है आपके 2 पोल राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन बी होगा कि द सिस्टम इज़ अनस्टेबल, क्योंकि साइन चेंज आ गया सिस्टम अनस्टेबल हो गया। एंड हैज़ 2 रूट राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, क्योंकि अब 2 दफ़ा साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है इसके 2 रूट राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में। अगर ये भी नेगेटिव होता तो इसका मतलब है आपके साइन चेंज कितने होने थे, 1 होना था और आपका एक रूट आपका राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होना था। तो ये आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि राउथ टेबल में या अगर कोई फर्स्ट कॉलम में 0 आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, साइन चेंज हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। जितनी दफ़ा साइन चेंज होगा उतने रूट आपके राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे। तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए। 24 नंबर MCQs है द कन्वर्जन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल टू अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इन्वॉल्व्स। तो ये सैम्पलिंग करते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कंटिन्यूस सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में करते हैं तो उसकी सैम्पलिंग करते हैं। MCQ नंबर 25 है f इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द एनालॉग सिग्नल, देन व्हाट इज़ मिनिमम सैम्पलिंग रेट रिक्वायर्ड टू अवॉइड अलियासिंग। तो ये हम जो है वो नेकोश थ्योरम से डिसाइड करते हैं। तो नेकोश थ्योरम क्या डिस्क्राइब करता है कि जो फ्रीक्वेंसी हो सिग्नल की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी जो है वो ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड द अलियासिंग। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f है तो आपकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2f होनी चाहिए टू अवॉइड द अलियासिंग। अब यही MCQs जो है वो बेसिकली स्मार्ट सीरीज़ में है, वहाँ पे भी उसने यही पूछा है कि टू अवॉइड अलियासिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैम्पलिंग शुड बी, तो वो वहाँ पे सिंपल उसने ट्वाइस लिख दिया है। अब वही MCQ उसने जस्ट थोड़ा सा चेंज करके स्मार्ट सीरीज से यहाँ पे उसने सिंपल f लिख दिया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो और सेम जो है वो स्टेटमेंट वही है। तो आपने सिंपल इससे इस तरह चीज़ों को वो घुमा के MCQs वही होता है, उसकी स्टेटमेंट चेंज करके आपको दे देता है तो और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अलियासिंग के लिए हमेशा आपने फ्रीक्वेंसी ट्वाइस रखनी है। MCQ नंबर 26 है द क्वालिटी ऑफ आउटपुट सिग्नल फ्राम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। ये जो हम क्वालिटी मेजर करते हैं वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो से करते हैं, ठीक है। MCQ नंबर 7 है द स्विचिंग अरेंजमेंट इन फिगर बिलो शोज लॉजिक गेट। अब दोनों जो स्विचेस हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो बल्ब आपका ऑन कब होगा, जब दोनों स्विच ऑन होंगे, मतलब दोनों 1-1 होंगे। अगर दोनों में से एक भी ऑफ होगा तो आपकी जो आउटपुट है वो 0 होगी। ये आउटपुट 1 कब होगी, जब दोनों आपके स्विचेस ऑन होंगे, मतलब दोनों 1 होंगे। तो ये जो है वो एंड गेट की जो है वो निशानी है कि जहाँ पे आउटपुट जस्ट एक ही कंडीशन में 1 होती है, जब दोनों A और B इनपुट 1-1 होती हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि ये जो आपका बल्ब है उसी वक्त ऑन होगा जब दोनों स्विचेस आपके ऑन होंगे।
MCQs नंबर 28 है द स्विचिंग अरेंजमेंट इन द फिगर गिवन बिलो। तो ये बेसिकली दो स्विच पैरेलल में लगे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कंडीशन है कि ये जो बल्ब है आपका ऑफ उसी वक्त होगा जब दोनों स्विच ऑफ होंगे। अब दोनों में से एक स्विच भी ऑन होगा तो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, अगर दोनों स्विच ऑन होंगे तब भी आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो है वो और गेट की निशानी है कि जहाँ पे चाहे एक इनपुट भी 1 हो तो आउटपुट आपकी 1 हो जाती है। तो आउटपुट 0 कब होती है, जब दोनों जो इनपुट हैं वो 0 होती हैं। तो ये बेसिकली और गेट को डिनोट करता है। देन MCQ नंबर 29 है द बाइनरी नंबर 1001/2 व्हेन कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल नंबर इक्वल टू। तो ये 9 के इक्वल होता है, क्योंकि आपको पता है अगर हम इसको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3 हो जाएगा। देन 30 है आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग डैश लैंग्वेज। तो आपने जो है वो प्रोजेक्ट में काम किया होगा। जो आपका आर्डिनो होता है ये C++ में जो है इसको इसकी हम करते हैं, कोडिंग करते हैं। और जो भी आपकी माइक्रो कंट्रोलर होते हैं जैसे 8051 हो गया तो उसमें हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बाकी इस तरह जो है वो डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1। तो हम जो है वैसे जो नेक्स्ट MCQs हैं वो हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।